नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलेशन को लेकर। जैसे कि आप सब जब बेसिक पढ़ लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरफ कितना रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होता है, इन सब के बारे में ग्राम अमाउंट निकालना, ये सब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करते आए हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने मोल प्रोडक्ट बना, कितना मोल रिएक्टेंट लगता है, ये सब बातें मुझे पता है। लेकिन अब उसी चीज को हम लोग एक दूसरे पैटर्न पे बात करेंगे और वो है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। आप इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, आप एक और नाम स्टोइचियोमेट्री भी पढ़ते हैं। आप नाम अलग अलग ले सकते हैं, बट सबका फोकस, सबका जो क्वेश्चंस का जो तरीका है वो एक जैसा है। तो इसमें क्या बातें हैं, हम क्या इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं। तो एक तो समस्या सबसे पहले आती है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपके सामने आती हैं। केमिकल रिएक्शंस अभी आप शुरुआत में नहीं जान रहे होते बहुत सारी, जिसके कारण आप उन क्वेश्चंस में थोड़ा डरते हैं। तो एक टाइम आता था, एक टाइम था पहले, जिसमें आईआईटी का बहुत बड़ा हैवी वेटेज इस चैप्टर का होता था और बहुत लेंदी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते थे इस पे। बट आज की डेट पे चूंकि सब्जेक्टिव नहीं है तो उसके कई कन्वर्टेड फॉर्म है, जैसे कि राइटअप बन जाना, उस राइटअप के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेना, या उसी बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है। बट एनी हाउ, आपको पढ़ना तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से होगा और ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा होगा इसमें। तो मैं सबसे पहली बात, इसको पढ़ने के लिए हम लोग एक दो बातें पहले समझेंगे। जैसे हमें पता है W/m, दिस इज द ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो किसी भी ग्राम वेट पे जब आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं, ग्राम वेट पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दो, तो उससे आपको मोल्स मिल जाते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट कर रहा है तो आप उसके ग्राम वेट पे मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दीजिए, मोल्स आ जाता है। एक इसी तरह से एक और टर्म है और वो है W/E। इसको जरा समझते हैं। ये क्या है? ये ग्राम अमाउंट किसी सब्सटेंस का, और उस पे नीचे आपने लिखा है इक्विवेलेंट वेट। ये एक नया टर्म। तो अगर ग्राम वेट में इक्विवेलेंट वेट को आप डिवाइड कर दें तो ये जो टर्म बनता है इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। इसका नाम होता है ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट भी कई बार बोल देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक हो गया मोल और दूसरा हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल जो था वो हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ के, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। और अब इस चैप्टर में पूरी बात हम ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट के बारे में करेंगे। इक्विवेलेंट बोलते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं या मिली इक्विवेलेंट भी आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि ग्राम वेट में आपने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड किया, मोल बन गया। लेकिन अब यहाँ पर एक नया टर्म आया और वो है इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विवेलेंट वेट कैसे समझना है क्या, पहले तो इसका जनरल मीनिंग समझते हैं। तो एक बात आप समझो, पहले बोला ही जाता है कि कभी भी कोई मेटल या कोई एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो अपने एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइंड होता है। ऐसा नहीं कि कितना भी मास किसी के साथ भी जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ जुड़ना है तो सोडियम NaCl फॉर्मूला आपको पता है, तो सोडियम का 23 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि कितना भी वेट क्लोरीन के साथ जुड़ जाए। इसी तरह से अगर हमें कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ना है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड का भी मतलब है कि 40 ग्राम कैल्शियम होगा तो वो कंबाइंड होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ।
तो यही बोलने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट या मेटल कोई भी जनरली जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो अपने एक फिक्स्ड मास के साथ होता है, और उसी फिक्स्ड मास को ही दरअसल हम लोग इक्विवेलेंट वेट का नाम देते हैं। बात समझा गई? अब इस इक्विवेलेंट वेट को जब बात करते हैं डिफाइन करने की, तो हमें कुछ डेटा के साथ, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो उसकी बात जरा डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में बोला गया कंबाइंड मास ऑफ एलिमेंट और मेटल, लिख सकते हैं कुछ मेटल, कंबाइंड मास ऑफ मेटल विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 16 ग्राम ऑफ सल्फर और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, ये सब आप इसको लिख सकते हैं, इज नोन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इन कंपाउंड। ये इसका डेफिनेशन हुआ। फिर समझ लीजिए, कंबाइंड मास ऑफ मेटल और एलिमेंट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ सल्फर और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमने ऑक्सीजन लिया, सल्फर लिया, हेलोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, इन चारों को स्टैंडर्ड माना हमने। इनके साथ जो कंबाइंड मास होगा किसी एलिमेंट्स का, हम उसको इक्विवेलेंट मास में डिफाइन कर देते हैं, चारों में से किसी एक के साथ। तुरंत एक क्वेश्चन उठता है कि सर इन्हीं चारों को हमने क्यों ले लिया? बट एक बात मैं हमेशा से बोलता हूं कि डेफिनेशंस पे हमको पहले तो ट्रस्ट करना होगा। डेफिनेशन में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। जैसे मजाक में मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आप 1000 ग्राम को 1 kg मानते हैं तो आपका स्टैंडर्ड है, आपने उस पर क्वेश्चन कभी नहीं उठाया। 1000 ग्राम इज 1 kg। बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट आके बोले सर मैं 900 ग्राम को ही 1 kg मानूंगा, तो बिल्कुल बात है, आप मान सकते हो, बट ये आपका राइट है, बट वो कोई दूसरा नहीं मानेगा। जिस तरह से आप इतने करोड़ों लोगों की बात को आप नहीं मान रहे, तो आपके भी 900 ग्राम को कोई 1 kg क्यों मानेगा? तो हम अब ऐसे मानने से नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, जब डेफिनेशन को फिक्स कर दिया जाता है तो आप उसको फॉलो करेंगे। अब बात रही कि इस पे तर्क दे सकते हैं आप कि इनको क्यों लिया गया, तो ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सब के साथ बहुत इजीली कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जुड़ जाता है। ऑक्सीजन है तो सबके साथ ऑक्साइड बन सकता है, बहुत इजीली बन सकता है। क्लोराइड बन सकता है। सल्फर, चूंकि मेटल के मेटलर्जिकल प्रोसेस में आप जानते हो कि सल्फर सब कंबाइंड होता है ज्यादातर। हाइड्रोजन भी जुड़ता है। तो चूंकि ये एलिमेंट्स बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, किसी भी कंपाउंड के साथ जोड़े जा सकते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनके साथ कंबाइंड मास ऑफ मेटल्स को हम इक्विवेलेंट मास का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको कुछ मैं डेफिनेशन से और बताता हूं, आपको कैसे समझ पाओगे। चलिए, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम combined with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये लिख सकते हैं आप, है ना? या आप यही लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन combined with 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड मास कितना होगा? 40/16। 8 ग्राम के साथ एज पर डेफिनेशन 14/16 into 8 and this is going to 20। तो 20 क्या निकालेंगे? दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम ऑक्साइड। पूरी बात को समझना है ना? तो कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट है इन कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, वो क्या है? 20 है। एक और एग्जांपल इसी तरह ले लेते हैं, Al2O3। क्या लिखेंगे? 3 into 16 ग्राम ऑक्सीजन combined with 2 into 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो 1 ग्राम
combined with 2 into 27 upon 3 into 16. Now the 8 gram combined with 2 into 27 upon 3 into 16 into 8. तो आप आसानी से इसको भी क्या निकाल देंगे 9. तो 9 is the equivalent mass of aluminium in Al2O3. ठीक. Now एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैल्शियम क्लोराइड. चलो इसके साथ देख लेते हैं. तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 into 35.5 ग्राम chlorine combined with 40 gram of calcium. Now the 1 gram combined with 40 upon 2 into 35.5 gram. ठीक है ना? And then now 35.5 gram chlorine 40 upon 2 into 35.5 into 35.5. This is going to 20. तो also 20 आ गया. एक और एग्जांपल मान लीजिए मैं SCl2 का ले लेता. ऐसे जोड़ दिया हमने. और इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन सल्फर का निकालना है. तो 2 into 35.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर, है ना. तो 1 ग्राम कंबाइंड विद 32 अपॉन 2 into 35.5. तो नाउ द 35.5 ग्राम combined with 32 upon 2 into 35.5 into 35.5. So this is 16. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट मास आसानी से निकाल सकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस भी एक बार दूंगा. जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि एक मेटल ऑक्साइड है. मेटल ऑक्साइड कंटेन 20% ऑक्सीजन. आप समझिए जरा. और इसमें आपसे फाइंड दी इक्विवेलेंट वेट. बड़ा सिंपल सी बात है भाई. मेटल ऑक्साइड पूरा और उसके अंदर 20% ऑक्सीजन. तो मेटल ऑक्साइड को आप 100 मान लेंगे. 20 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है. तो आप क्या ये नहीं बोल सकते कि 20 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन 80 ग्राम मेटल. लिख सकते बहुत आसानी से. तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विद 80 अपॉन 20 एंड देन 8 ग्राम के साथ कंबाइंड मास 80 अपॉन 20 इंटू 8. दिस इज अगेन 32. ठीक है ना. इसके जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं. मान लीजिए एक मेटल क्लोराइड है और आपसे पूछा गया 10% क्लोरीन इसमें आपका प्रेजेंट है. तो क्या कर देंगे आप लिखेंगे 10 ग्राम क्लोरीन कंबाइंड विद 90 ग्राम मेटल. तो 1 ग्राम कंबाइंड विद 90 अपॉन 20 सॉरी 90 अपॉन 10 एंड 35.5 ग्राम कंबाइंड विद. तो आप इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स आप बेसिक क्वेश्चंस को कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ. जैसे इस तरह क्वेश्चन आता है x ग्राम मेटल ऑक्साइड कंटेन y ग्राम मेटल, है ना. तो इसका इक्विवेलेंट मास बताना है. तो देखो x ग्राम मेटल ऑक्साइड का पूरे का मास है और इसमें y ग्राम मेटल है. तो ऑक्सीजन कितना हुआ? ऑब्वियसली x माइनस y होगा, है ना. तो नाउ हम लिख सकते हैं x माइनस y ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विद कितना x ग्राम सॉरी y ग्राम मेटल. वही लिखेंगे ना. तो x माइनस y ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड मास y ग्राम मेटल है. ठीक है ना. तो अब हम लोग जरा देखते हैं. तो y ग्राम है. ठीक है. तो 1 ग्राम के साथ कितना आ गया y अपॉन x माइनस वाई इंटू 100 सॉरी अच्छा 8 ग्राम के साथ बताना होगा ना. तो दिस इज 8 टाइम्स. तो दिस इज द आंसर. तो ये एक पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आए हैं. अच्छा एक आईआईटी ने पूछा, बहुत पुराना क्वेश्चन है. ये क्या किया उन्होंने बोला कि एक 1.6 ग्राम
मेटल है और उसको उन्होंने नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, उनकी लैंग्वेज में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। देन इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मेटल नाइट्रेट। अब पूरी तरह से मेटल नाइट्रेट बदल गया और उसको जब आपने हीट किया तो मेटल ऑक्साइड जो बना वो है 2 ग्राम। तो फाइंड द इक्विवेलेंट मास। तो भाई इतनी बात समझो, जो मेटल यहाँ है वही पूरा मेटल नाइट्रेट में होगा और वही मेटल ऑक्साइड में होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो, मेटल ऑक्साइड 2 ग्राम है और उसमें मेटल कितना है 1.6। तो क्या आप यहाँ पे ऐसे में लिख देता हूँ, देखो 0.4 ग्राम ऑक्सीजन होगा, कंटेन कितना मेटल 1.6। तो 1 ग्राम कंटेन 1.6 अपॉन 0.4 और इंटू 8 तो 32 आ गया। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं। बट देखिए आसान हम यहाँ बैठ के आसानी से बोलते हैं, बट जब पेपर आता है एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो और फर्स्ट टाइम एक नए तरीके से क्वेश्चन सामने आता है, देन आप बहुत सारे डायमेंशंस आपके होते हैं, आप डिफरेंट टाइप का बहुत सारा सोचते हैं, अच्छा कम सोचते हैं, ज़्यादा बुरा सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से वो नेगेटिव जो एनर्जी है उसको हटाना होता है, तो वहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन की स्ट्रेंथ आपको समझ में आती। और गलती हमेशा बहुत माइक्रो लेवल की होती, ऐसा कभी नहीं होता कि आप जाके सडन बोलो कि सर मैं चैप्टर ही भूल गया क्या था, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा गलती बहुत छोटे साइज का ही होता है, साइज बहुत माइक्रो में होती है गलतियाँ, बट उनको उनका जो इफेक्ट होता है बहुत बल्क होता है, तो हमको वो सब कमियां बार करनी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास जो पढ़ा, वो इक्विवेलेंट मास तो हमने किसी पर्टिकुलर एटम मेटल एलिमेंट्स का पढ़ लिया, लेकिन इक्विवेलेंट मास की जरूरत हमें तो पूरे कंपाउंड के लिए है। पूरा कंपाउंड किस तरह से इक्विवेलेंट मास हम उसका निकालेंगे, तो उसको लेकर भी एक पूरी बात हम लोग समझेंगे। ये मैंने बहुत पुराने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कर दिया है। तो पहले आप एक बार इसको पढ़ के समझ लें, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और अब हमें बात करनी है कि किसी कंपाउंड के इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास का फाइनली जो हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं वो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, और इसमें हम लोग एक टर्म है एन फैक्टर जिसको हम डिवाइड करते हैं, एक नंबर है जिसके डिवाइड करने के बाद किसी भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को आप किस में बदल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग इस तरह से पढ़ते भी हैं, E इक्वल टू m/n फैक्टर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है इस n फैक्टर में कि भाई ये क्या है, इसका इतना वेटेज किस बात का है। तो ये n फैक्टर क्या है, बेसिकली कंपाउंड का n फैक्टर है कंपाउंड के रिएक्शंस के बेसिस पर। कभी भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो तो आप निकाल लेते हो, बहुत आसान सा काम, उसके एटॉमिक वेट सबके ऐड कर दिए तो मॉलिक्यूलर मास आ गया। बट उसका जो n फैक्टर है वो n फैक्टर दरअसल उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है ना। तो ये बात भी ध्यान इंपॉर्टेंट तरीके लिखी जाए कि n फैक्टर ऑफ सब्सटेंस, n फैक्टर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। मतलब वो कंपाउंड किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, किस तरह का रोल है उसका, किस तरह का रिएक्शंस है, उसको लेकर एन फैक्टर्स डिसाइड होता है। एन फैक्टर किसी कंपाउंड का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली ये पूरी तरह से बेस्ड होगा रिएक्शन पे करके, रिएक्शन के हिसाब से हमें करना होगा। तो एन फैक्टर्स हम अलग अलग तरीके से कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले एन फैक्टर किसी एसिड का पढ़ेंगे, किसी बेस का पढ़ेंगे एन फैक्टर, किसी सॉल्ट के बारे में जानेंगे कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, किसी आयन के बारे में जानेंगे, आयन्स चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, इसी तरह से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का भी एन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो मेन बात है एन फैक्टर, अगर एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट मास आसानी से आ जाएगा। तो हम किसका इसका निकाल रहे हैं, एसिड का, बेस का, इसी तरह से तीसरा सॉल्ट का, आयंस का,
और फिर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में से सबका निकालेंगे। तो हमारे पास ये पांचों फैक्टर हैं। अच्छा, ये मैंने किस बेसिस पे लिखा? रिएक्शंस दो ही टाइप की होती है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि एसिड और बेस या तो रेडॉक्स होगा। अब एसिड बेस है तो हमेशा एसिड का रोल होगा, तो एसिड का फैक्टर निकालना होगा, बेस का निकालना होगा, सॉल्ट का निकालना होगा, और ऑब्वियस बात है रेडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो उनका भी एन फैक्टर आपको निकालना होगा। क्या करते हैं, क्या तरीका होता है एसिड बेस के एन फैक्टर्स को निकालने का, वो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ना सबसे पहले हम लोग एन फैक्टर पढ़ रहे हैं। एन फैक्टर ऑफ एसिड। आपसे बोला जाता है एन फैक्टर जो किसी एसिड का अगर आप निकालते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी को डिफाइन करना है तो आप ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन बाय द वन मॉलिक्यूल, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन को रिलीज कर देता है वो उसका एन फैक्टर कहा जाता है। सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया तो ये H प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, एन फैक्टर कितना हो गया 1। अगर एन फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl निकालते समय अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl और अपॉन में क्या डिवाइड कर देंगे 1, तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 आप ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस SO4 माइनस 2, एन फैक्टर यहाँ पे 2 आ गया। एक और एग्जांपल H3 या H2CO3 लिख लें, 2H प्लस सल्फेट आयन और यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ गया। H2C2O4 और दिस इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड, तो अगेन 2H प्लस एंड सल्फेट आयन, दिस इज एन फैक्टर 2। तो ये सब एसिड है और इनके एन फैक्टर आप किस बेसिस पे निकाल लें कि जो H प्लस बाहर आ जाए। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, H3PO4, 3H प्लस ब्रेक होगा, PO4 माइनस 3 बनेगा, एन फैक्टर 3 आ गया। समझ रहे बात? इसी तरह से और भी बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जितने H प्लस लिखे होते हैं सब बाहर हो जाएंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं होता। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि किसी एसिड के फॉर्मूले में जितने H प्लस मेंशन होते हैं क्या वो सभी H प्लस बाहर होते हैं? नहीं, तो ऐसे H बाहर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं। तो फाइनली आपके पास बात ये आ गई कि भाई हमको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, है ना, बिना स्ट्रक्चर्स के नहीं होता। तो अब मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, जैसे H3PO4 सॉरी H3PO3 एक्चुअली ये अपने 2 H प्लस बाहर करता है और PO4 PO3 यानी HPO3 माइनस बना रहता है, तो इसका इस हिसाब से एन फैक्टर कितना हो गया 2। इसके पीछे का कारण आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, OH, यहाँ OH में स्ट्रक्चर में बाद में अलग से क्लास लूंगा, जैसे ये। तो चूंकि यहाँ पे 2 H ये जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वो रिप्लेस हो सकते हैं, बाकी इस H के बारे में अगर बात की जाए तो ये रिप्लेसेबल नहीं होता। H3PO3 का ये H बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से आप कभी भी PO3 माइनस 3 मत बना देना, ये H नहीं निकाल सकता अब ये, है ना, ये H प्लस केवल 2 निकाल सकते हैं। तो पहले इस बात को समझा जाए कि किसी एसिड का एन फैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन देखिए आप, और वो सभी हाइड्रोजन आयन हालांकि ज्यादातर केसेस में बाहर हो जाते हैं, बिकॉज वो सभी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे आपके सामने जहां पर जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो पूरी तरह से हाइड्रोजन बाहर नहीं होते। अच्छा, इस तरह के एक एग्जाम्पल आपको पहले पता, जैसे मान लो मैं कहीं लिख देता CH3COOH, तो हालांकि आप इसमें इसके H के बारे में बात नहीं करते, हमेशा इस वाले H की बात करते हैं, तो यहाँ H प्लस एक ही निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर 1। समझ रहे बात? इसमें क्यों हमने एक H निकाला, बिकॉज आपको पता है थोड़ा मोड़ा आइडिया कि कार्बन का H जो होता है वो H प्लस की तरह रिलीज नहीं होता। तो ये बात आ गई किसी एसिड के एन फैक्टर को निकालने का तरीका। अब चलिए मैं थोड़ा इस पे और डिटेल में बात करता हूँ कुछ ऐसे, जैसे अगेन एक एसिड आता है H3PO2, इस पे इसका एक H प्लस आयन बाहर होगा और H2PO2 माइनस 1 बनेगा। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे का अगर स्ट्रक्चर देखा है तो P डबल बॉन्ड हो OH एंड दिस इज द H, तो यहाँ पे H3PO2 है, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों H जो है वो इनर्ट है, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, ये वाला H क्या होगा H प्लस के फॉर्म में बाहर हो सकता है।
अब आपके पास देखो फाइनली मैंने फॉस्फोरस वाले 3 एसिड बताए, एक H3PO4, दूसरा H3PO3 और तीसरा बताया मैंने H3PO2। अब इसमें एक और खास बात समझते जाओ, देखो इसका मतलब हुआ ये एक H+ बाहर कर सकता है और H2PO4 माइनस ये आयन बन सकता है, ये बन सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा ये HPO4 माइनस 2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और PO4 माइनस 3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये तीनों आयन्स एग्जिस्टेबल हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो ये H+ ब्रेक हुआ, H2PO3 माइनस आयन एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बाद HPO3 माइनस 2 आयन भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट PO3 माइनस 3 अगर आप लिखेंगे तो ये दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो कभी भी आप इसको नहीं बनाएंगे, है ना। अगर कहीं बन रहा हो तो आप उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा, नई खोज मत करिएगा। इधर देखो H+ आता है, अब H2PO2 माइनस 1 आता है, इसके अलावा ये आयन एग्जिस्ट करेगा, बट अगर आप कभी बोलेंगे HPO2 माइनस 2 बन जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और PO2 माइनस 2 की जगह PO2 माइनस 3 ये तो बिल्कुल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, जब ये नहीं बना तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये आयंस आपको आइडिया होने चाहिए, आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होता है। अब जैसे मान लो मैंने एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि H2PO2 माइनस लिखा है और इसका रिएक्शन NaOH से करा दिया आपने, तो क्या रिएक्शन होगा? अरे तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा NaH2PO2, इसको हटा दो। तो जैसे ये इस तरह लिखा जाएगा। तो अब क्या करते हो, आपने बस देखा इसको और तो आपके पास जैसे ही H दिखा तो आप तुरंत बेस है ये H निकाल के बाहर कर देते हो। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये बेस था, ये इसके H को निकालने जा रहा है, बट भाई यहाँ तो कंडीशन बहुत खराब है, इसके तो दोनों H, एक H जो निकलने लायक था वो दे दिया। अब जो हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ से जुड़े हैं? फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस अपना हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन मत लिख देना। कई बार आप फ्लो में आके कुछ भी पूछा जाए, आप आंसर देने के लिए एक नेचर बन चुका होता है आपका, तो हमको 2 मिनट जरूर सेंस होके सोचना पड़ेगा कि क्या है, कैसे रिएक्शंस होगा। इसी तरह से मैं मान लीजिए इस पे भी बात कर सकता हूँ कि कहीं अगर HPO3 माइनस 2 यानी आपसे बोला जाता है Na2HPO3 लिखा है और इसका रिएक्शन NaOH से करा देते, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी कैसा सॉल्ट हो गया, न्यूट्रल। इसके पास अब आप H नहीं निकाल सकते, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आपको ये अच्छे से तीनों स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ये है किसी एसिड का एन फैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका। आप मॉलिक्यूल देखें और उसमें से जितने H+ आयन निकाल सकते हैं वो आसानी से निकालिए और वही उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब एसिड में समझ आने के बाद हम लोग बात करते हैं किसी बेस के बारे में, एन फैक्टर ऑफ बेस। अब देखो बेस को भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, बेस के लिए एन फैक्टर क्या है? एसिडिटी, जैसे बेसिसिटी था वहां पे एसिडिटी हो गया। और एसिडिटी का मतलब हम लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से समझ ले। देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन ये हो सकता है, जैसे H+ था। ये दूसरा टर्म है नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल H+ आयन, ये भी बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल H+ आयन, जितने H+ एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रही बात? तो इस टर्म में भी आप बेस की तरह उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल H+ आयन कितना होगा, उसके बेसिस पर भी आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल्स लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने NaOH लिखा तो ब्रेक होगा Na+ एंड OH-, तो एन फैक्टर कितना आ गया 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा, बड़ा सिंपल तरीका है, Ca+2 2H- एन फैक्टर 2। AlOH का होल थ्राइस लिखा मैंने, AlOH Al+3 3OH- एन फैक्टर 3 आ गया। FeOH का होल ट्वाइस लिखा तो ब्रेक हो गया Fe+2 एंड 2H-, दिस इज एन फैक्टर 2 आ गया। तो ऐसे आप सबके एन फैक्टर निकाल सकते हैं, ये आसान सा काम है। लेकिन
ये जो दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेबल H प्लस आयन, आपको पता है कॉन्जुगेट बेस जो होता है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से, कॉन्जुगेट बेस का मतलब एक अनायनिक स्पीशीज वो H प्लस को ले सकता है। तो जैसे मैं बात करूं कार्बोनेट आयन की, ये अपने आप में क्या है, एक बेस है, तो ये कितने एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस? सिंपल सी बात है, जितना उस पर चार्ज होगा उतना H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो नंबर ऑफ एक्सेप्टेड H प्लस आयन कितना होगा? 2। तो एन फैक्टर इसका कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह से मैं अगर बात करता HCO3 माइनस का, अब जरा देखना ये एक बेस की तरह काम कर रहा है, तब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो कितना H प्लस लेगा? 1। तो इसका एन फैक्टर 1 आ गया। इसी तरह से मैं C2O4 माइनस 2 के बारे में पूछता, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ गया। कितना H प्लस लेगा? सिंपल है। मैं बात करता PO4 माइनस 3 का, एन फैक्टर कितना होता? 3 का। ये सब बेस काम कर रहा है। इसी तरह से हम बात करते, अच्छा क्या हम HPO3 माइनस 2 तो बना ही सकते हैं? तो इसमें कितना होता है एन फैक्टर? ये भी एन फैक्टर 2 आता। तो जितना बेस में देखना बहुत आसान सा काम है, जितने उस पर चार्ज होंगे उतना आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इसको आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आप नोट भी करते चल रहे होंगे, तो पॉज करके आप कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे मैं बात करता यहाँ पे बेस को लेकर एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है, जैसे अमोनिया, इसका एन फैक्टर क्या है? तो ऑब्वियस बात है H प्लस आयन कितना एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर एक है, तो ये कोऑर्डिनेट होता है, तो NH4 प्लस बनता है। तो नंबर ऑफ एक्सेप्टेड H प्लस आयन कितना हुआ? 1। तो एन फैक्टर 1 आ गया। अगर मैं इसी जगह N2H4 लिख देता, तो यहाँ क्या है? NH2 है, फिर NH2 है, यहाँ पे कितना एक्सेप्ट होगा? ये लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो उस कंडीशन में 2 आपको पास लोन पेयर आ जाता। इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन लिख देता, बेंजीन बनाया आपने, यहाँ पे NH2 बनाया, ये NH2 बना दिया, यहाँ NH2 बना दिया, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड H प्लस आयन एन फैक्टर 3। तो आप आसानी से इस तरह से किसी एसिड या बेस के अंदर ये बात निकाल सकते हैं। अब एक बात और समझनी है हम लोगों को, कई एनायंस ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब वो H प्लस को बाहर भी कर सकते हैं और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों तरह काम करेंगे। तो एम्फोटेरिक एनायंस में कैसे बात करेंगे? जैसे मैंने बात की HCO3 माइनस की, बाइकार्बोनेट, तो अगर आप इसको एज ए एसिड बात कर रहे हो तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। एक H प्लस निकाल सकता है। और एज ए बेस की आप बात करें तो एन फैक्टर 1। समझ आई बात? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइकार्बोनेट अगर एज ए एसिड काम कर रहा है तो एन फैक्टर क्या है, तो H प्लस दे सकता है भाई, और एक्सेप्ट करने वाली बात तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरह से मैं अगर कार्बोनेट की बात करता तो ये तो एम्फोटेरिक नहीं है, ये तो केवल बेस है, क्योंकि ये H प्लस रिलीज तो नहीं कर सकता। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, मैंने आपको बीच में से बता दिया कि इस चीज को ध्यान रखें। चलिए, तो ऐसे मैं और बहुत सारे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ H2PO4 माइनस 1। तो अब जरा देखो इस आयन पे, तो एज ए एसिड अगर आप इसको देखेंगे तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा, 2 H प्लस निकल सकता है। और एज ए बेस की तरह अगर आप इसको देखेंगे तो एन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगेन अगर मैं लिखता HPO4 माइनस 2, यहाँ क्या होता? तो H प्लस एज ए एसिड की तरह क्या होता है? 1। और एन फैक्टर 2 कब होता है? एज ए बेस। तो इस तरह के आयंस आप यहाँ पे यूज करेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2PO3, ये ध्यान रखिएगा H2PO3 माइनस। अब जब आप इसको एसिड की तरह बात करोगे तो आपको पता है ये H2H3PO3 के सॉल्ट्स हैं, है ना? तो इसका केवल एक H और निकल सकता है, 2 H मत निकाल दीजिएगा। तो एन फैक्टर कितना है? 1। लेकिन अगर आप एज ए बेस की तरह काम कर रहे हो तो इसके H एक्सेप्टेड वाली बात है, तो कितना होगा? 1, क्योंकि एक H ले सकता है। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कि एम्फोटेरिक एनायंस अगर है
तो एज ए एसिड उनका एन फैक्टर क्या होगा, एज ए बेस उनका एन फैक्टर क्या होगा, उस पर बात कर सकते हैं। इसको नोट करिए आप। चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक बात और समझते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बहुत सारे एसिड बेस एम्फोटेरिक कैसे आप लिखेंगे, एम्फोटेरिक एनायंस के कैसे एन फैक्टर निकाल सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने लिखा कैल्शियम का बाई कार्बोनेट, इसको जरा ध्यान समझिएगा। अब मैंने ये ट्वाइस लिखा है, हमें एन फैक्टर पूरे का निकालना है। तो एज ए एसिड भी काम कर सकता है, एज ए बेस भी काम करेगा। तो एज ए एसिड क्या करेगा, इसका बाई कार्बोनेट एक एच निकालेगा, बट ट्वाइस है ना, तो एन फैक्टर कितना हुआ 2। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से बेस को लेकर अगर बात करें तो बाई कार्बोनेट आयन 2 हैं ट्वाइस, तो एक बाई कार्बोनेट एक H+ का एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ भी एन फैक्टर 2 आएगा, तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसी तरह से मैं अगर लिख देता CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ये लिखा मैंने CaH2PO4 का होल ट्वाइस। तो अब जरा देखो, इसको आप चाहें तो आयनाइज करके देख लिया करो, Ca+2 है और H2PO4 माइनस, यहाँ पे हमने ट्वाइस लिख दिया, ये -1 है, आपको पता ही है ना। अब जरा देखो, ये फॉस्फोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस था, तो ये एक अपने आप में दोनों H निकाल सकता है, और ये ट्वाइस है, तो एज ए एसिड इसका एन फैक्टर कितना होगा 4, है ना, क्योंकि एक पोर्शन तो अपने आप में 2 H निकालेगा ना, और ये ट्वाइस है तो यहाँ पे 4 आ गया। और जब आप बात करोगे बेस के फॉर्म में, तो बेस अभी इसका एक H निकाल ले सकता है, ट्वाइस है तो कितना होगा 2। समझ में आ रही बात, तो ऐसे आप कर सकते हो। इसी तरह से मैं लिख देता CaH2PO2 का होल ट्वाइस। देखो रहा, यहाँ पे एज ए एसिड आप एन फैक्टर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब आपको पता है इसमें से तो H निकल ही नहीं सकता, ध्यान करो थर्ड वाला एसिड है, तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे नहीं होगा। और एज ए बेस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये H+ एक्सेप्ट तो कर ही सकता है, तो कितना करेगा 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा KHC2O4 डॉट H2C2O4, दिस इज द क्वेश्चन, और आप इसका एन फैक्टर एज ए एसिड निकाल लें, तो हम क्या देखेंगे कितने H+ बाहर हो रहे हैं, तो एक आयन ये दे रहा है H+ और 2 तो ये दे ही रहे, तो एन फैक्टर कितना आ गया 3। लेकिन एज ए बेस अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो अब ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, एक्सेप्ट कौन करेगा भाई, ये करेगा ना, तो कितना एक्सेप्ट करेगा 1, तो 1 आ गया। समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, KHC2O4 डॉट K2C2O4, ये तो एज ए एसिड इसमें एक H+ बाहर हो सकता है, ये दिया जा सकता है, और एज ए बेस ये तो बात एक्सेप्टेंस वाली आ गई, तो ये एक H+ एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन कितना 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर 3। समझ गए, तो ये बातें आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप किसी एसिड बेस में कैसे एन फैक्टर निकाला जा सकता है उसकी एक समझ बना चुके हैं। और एक जगह और कई बार एसिड बेस में गलती हो जाती है, और वो क्या है, जैसे हम किसी रिएक्शन को जब आप करा रहे हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट बन रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या ध्यान देना होगा कि सॉल्ट कैसा बना है। जरूरी नहीं है कि जितने H+ निकल सकते थे उतने निकल जाएं, हो सकता है कम H+ निकले। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तो एन फैक्टर ऑफ एसिड एंड बेस ड्यूरिंग रिएक्शन, तो कैसे देख रहे हैं जरा देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा NaOH और H2SO4, तो आपने यहाँ पे बना दिया NaHSO4 एंड वाटर। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है इंडिविजुअली H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, नो डाउट 2 आता है, और NaOH का 1 आ जाता है। कैसे निकालते हो पता है आपको, H+ एक्सेप्टेड, सॉरी H+ रिलीज कितने होंगे और OH- कैसे रिलीज होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जो सॉल्ट बना है वो Na+ और HSO4- है इसके आयन, तो पहले ये एसिड से ऐसे बना होगा और ये ऐसे बना होगा, तो इसने कितना OH बार किया 1, तो एन फैक्टर 1 आ गया, और इसने भी एक ही H+ बार किया है, तो इसका भी एन फैक्टर 1 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को यहाँ पे
जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, COH का होल ट्वाइस एंड H3PO4, और मैंने यहाँ पे जो सॉल्ट बनाया CaHPO4 बना दिया ऐसे, CaHPO4 एंड वाटर। तो अब जरा इस सॉल्ट को ध्यान दो, Ca+2 है और HPO4 का -2 है। तो इस एसिड ने इसको बनाने में कितने H+ बार किए? 2, तो n फैक्टर 2 आ गया। और इसने कितना बार किया? इसने भी n फैक्टर 2 आएगा। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे आप किसी सॉल्ट को देखकर ये बता पाओगे कि एसिड और बेस में एग्जैक्टली उसने कितने H+ आए या कितने OH- एक्सेप्ट या रिलीज किए हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एसिड और बेस की बात। तो हम जितने भी एसिड बेस के n फैक्टर्स पढ़ते हैं उनका सीधा सीधा तरीका ये होता है। अब मैं बात करूंगा लास्ट में सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट हालांकि बहुत आसान सा काम है, बट फिर भी उसको पढ़ के हम लोग एंड कर लेते हैं। n फैक्टर ऑफ सॉल्ट बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसके लिए हम लोग चार्ज देखते हैं, टोटल मतलब चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों एक साथ में जोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, नहीं तो न्यूट्रल ही आएगा, हमेशा 0 रहेगा। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। किसी सॉल्ट के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आप उसको ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने NaCl लिया, तो Na+ Cl- कितना है? n फैक्टर 1। CaCl2 लिया तो Ca+2 एंड 2Cl- n फैक्टर 2। चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो या दोनों मिला के नेगेटिव ले लो। AlCl3 Al+3 एंड 3Cl- n फैक्टर 3, ठीक है ना। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये ब्रेक करना भी आपको आना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ Al+3 एंड 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयन, और n फैक्टर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। ऐसे में और एग्जांपल ले दूं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये लिख देते हैं। तो आप पूरा आयनाइज करो, 2K प्लस SO4 -2 2Al+3 एंड 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयन। तो अब जरा देखो, चाहे कटायन जोड़ दो 2K प्लस और 6 प्लस, तो कितना आ गया? n। और चाहे तो एनायनिक देख देते, यहाँ पे 2 है और ये मिला के भी 6 है, तो 8 आ जाता। तो आप इस तरह से किसी भी सॉल्ट में सिंपल सा तरीका है कि आप एन फैक्टर देखने का, कि आप उसको आयनाइज कर दीजिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, Fe2H2O3 का होल थ्राइस। तो आपको आयनाइज करना आना चाहिए, तो मतलब ये ब्रेक होगा तो कैसे बाहर करोगे? दिस गोइंग टू 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, हाँ, तो इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 टाइम्स ऑफ Fe+3 चार्ज और 3 टाइम्स ऑफ H2O3 -2, तो कोई भी लिख दो। यहाँ कितना आ गया? n फैक्टर 6। तो आप इस तरह से सॉल्ट के बारे में, एसिड के बारे में, सॉल्ट के बारे में, सब में आसानी से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अच्छा, आयंस का कैसे निकाला जाता है? सिंपल सा, उसका चार्ज, तो वो भी एक बार लिख लेते हैं हम लोग, है ना। n फैक्टर ऑफ आयंस, तो सिंपल सा है, चार्ज को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ऑक्साइड का n फैक्टर क्या है, ऑब्वियसली 2 है। अगर मैं बात करूं सल्फेट आयन में, इसका n फैक्टर क्या है? 2 है। फॉस्फेट आयन का क्या है? 3 है। अच्छा, इनकी जरूरत कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए आपसे मैं बोलूं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, तो एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर 2, है ना। जैसे कहीं इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आपसे पूछा जाए, तो आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट आयन लिखोगे और वो अपॉन में 2 लिख दोगे। कहीं पे इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट आयन पूछा जाए, तो आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फेट आयन और बाई 3 लिख दोगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, आसान सा काम है। इक्विवेलेंट मास ऑफ C2O4 -2 पूछा जाए, तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 लिख देंगे। तो इस तरह से किसी आयंस का, किसी एसिड का, किसी बेस का, सॉल्ट का, सबका एन फैक्टर बहुत आप आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, अब इसके ये एक पोर्शन हो गया एन फैक्टर्स को निकालने का, और ये एक टाइप की रिएक्शन पे जितने भी सब्सटेंस आते हैं सबके एन फैक्टर निकाल देंगे। इसका दूसरा पार्ट आता है कि रेडॉक्स में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर्स कैसे हम लोग देखते हैं।
उस पर बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तब तक आप इसमें एक अच्छे से समझ बनाइए कि हम कैसे इन फैक्टर्स को एसिड बेस और सॉल्ट में निकालेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। प्रैक्टिस करना है और हर टाइप की मिस्टेक को दूर कर देना है। एक बात और ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का किस तरह से आयनाइजेशन होता है, ये सब थोड़ा सा आपको परफेक्शन लाना होगा इसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। तो अब हम लोग बात एसिड बेस और सॉल्ट के एन फैक्टर के बाद दूसरा एक पार्ट आता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन, इस टॉपिक को भी हम लोग जरा समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि एन फैक्टर किसी भी सब्सटेंस का जो होगा वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब वो सब्सटेंस किस तरीके से काम कर रहा है, वो एक एसिड की तरह काम कर रहा है, वो एक बेस की तरह काम कर रहा है, वो एक सॉल्ट की तरह काम कर रहा है, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपके पास, आपको पता है कि एक ए सब्सटेंस दूसरा बी सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है, सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उनमें से एक जो सब्सटेंस होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इसमें से दूसरा जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इन सब का मतलब भी आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो रहा होगा, है ना। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंजमेंट आता है, तो इस तरीके से एन फैक्टर हम अगर निकालें किसी भी दोनों तरीके से, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो या एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हो, दोनों का एन फैक्टर निकालने का एक ही तरीका है और वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। मतलब हर एक एटम के रेस्पेक्ट में निकाल लेना, ये बस एक सिंगल तरीका है। जैसे कि एसिड बेस में तरीके अलग अलग थे। एसिड में था कि कितने H+ आयन रिलीज होता है, कितने OH- रिलीज होता है, वो बेस में था। सॉल्ट में चार्ज देखना होता था। वैसे ही यहाँ पर एक ही मेथड है और वो सिंगल सा मेथड क्या है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। इसको बस आपको देखना है और जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजमेंट आता है पर एटम के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए और बस वही उसका एन फैक्टर होगा। एन फैक्टर आते ही आपको इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको एक छोटे छोटे एग्जांपल से लेके बात करेंगे। पहले आप इतनी बात नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है MnO4- और ये बदल कर Mn+2 में आ रहा है, ठीक है। और हमें बताना है कि इस सब्सटेंस का एन फैक्टर कितना है। तो इस एन फैक्टर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +7। यहाँ कितना है +7 +2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, डिफरेंस निकालना होगा। तो ध्यान रखिएगा 7 - 2 दिस इज द 5। और मैग्नीज के कितने एटम है यहाँ 1। तो आप ये बता सकते हो एन फैक्टर इसका कितना आ गया 5। अगर एन फैक्टर इतना आ गया तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4- इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर मास बाई 5। आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख दूं, MnO4- इट गिव्स MnO2। अगर ये आ जाता है तो कैसे निकाला जाए, ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, दैट इज +4, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 7 - 4 दिस इज गोइंग टू 3। तो एन फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया। यानी ऐसे केस में अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए तो मॉलिक्यूलर मास बाई 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MnO4- it gives MnO4- 2। नाउ मैग्नीज +7 है, यहाँ पे +6 आ गया, चेंज कितना आएगा 1 आ गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया 1। यानी ऐसे केस में इक्विवेलेंट मास जो होगा MnO4- का वो मॉलिक्यूलर मास बाई 1 होगा। तो ये सब डिफरेंट तरीके हैं। एक और एग्जांपल जिससे आप एटम के बारे में समझ पाए, जैसे Cr2O7- 2 और यहाँ से Cr+3 बन रहा है।
तो इसमें जरा देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे +3। अब इसका चेंज कितना आएगा, 6 - 3, दिस इज गोइंग टू 3। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्रोमियम के कितने एटम है, 2, तो इसलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको n फैक्टर 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ Cr2 7 डाइक्रोमेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 6, ये आपका आंसर होगा। समझ गए? तो इस तरह से आप n फैक्टर इन सब का निकाल सकते हैं। नोट करिए एग्जांपल्स, थोड़ा और बात करेंगे आगे। चलिए, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता। तो अब ऐसे देखो, हर जगह आपको बस यही एक काम करना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, C2O4 - 2 इट गिव्स CO2। चलो इस पे देख लेते हैं। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे निकालोगे तो +3, यहाँ पे +4। चेंज कितना आएगा, 4 - 3, दिस इज 1। और यहाँ पे चूंकि कार्बन के 2 एटम है तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ऐसे निकाल दिया। तो सिंपल से इसका n फैक्टर आप निकाल पाओगे। अच्छा, अगेन एक और बात जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने N2H4 लिखा और यहाँ N2 बना दिया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे 0। चेंज कितना आएगा, 0 - -2, तो दिस इज गोइंग टू 2। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ दोनों नाइट्रोजन है और यहाँ भी दोनों नाइट्रोजन, तो इससे इधर से कोई लेना देना किसी को नहीं होता। जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर कितने एटम है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमें केवल उसके एटम्स को चेक करना है। तो अगर यहाँ 2 है तो इसको आप 2 टाइम्स करेंगे, हमें इससे मतलब नहीं यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ 4 आ गया, तो दिस इज द n फैक्टर, तो कितना आएगा, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और ले लूँ, जैसे N2H4 को आपने NO2 माइनस में बदल दिया, तब देखते क्या निकालते। यहाँ पे क्या होगा, -2, यहाँ पे कितना होगा, +3। चेंज कितना आया, 3 - -2, दिस इज गोइंग टू 5। और यहाँ पे 2 है तो ये 2 कर दिया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 फैक्टर ऐसा आ गया। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, N2H4 इट गोइंग टू नाइट्रेट आयन NO3- -2 +5। चेंज कितना आया, 5 - -2, 7 आया, इनटू में 2, दिस इज 14। तो यहाँ इनफैक्टर आ गया। ठीक, एक और ले लेते हैं। S-2 को मैंने SO2 में बदला, कितना इनफैक्टर होगा ये निकालना है हमें। -2 ऑलरेडी है, यहाँ पे +4 है, चेंज कितना आया, 4 - -2, 6 आ गया। इनफैक्टर कितना आ गया, 6 यहाँ पे। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। S-2 से मैंने निकाल दिया SO4 - 2, यहाँ कितना है, -2, यहाँ कितना होगा, +6। चेंज कितना आया, 6 - -2, कितना आया, 8 आया। n फैक्टर आ गया। एक और एग्जांपल, S2O3 - 2 इट गोइंग टू SO4 - 2। देखो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +6 है। चेंज की बात करें तो 6 - 2, दिस इज 4। और यहाँ सल्फर 2 एटम है तो यहाँ पे 2, तो n फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। समझ रहे हैं? जहाँ भी जिसको जो प्रॉब्लम होगी, आप वीडियोस में आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट सेंड कर देंगे, मैं उसको जब टाइम मिलूंगा तो मैं उस डाउट को कैटर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे S4O6 मैंने लिख दिया -2, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2.5 है, निकाल सकते हैं आप। तो चेंज कितना आएगा, 2.5 - 2, दिस इज गोइंग टू 0.5 इनटू में 2, बिकॉज सल्फर देखो यहाँ 2 है, इधर से कोई मतलब नहीं होता हमें, तो n फैक्टर 1, तो यहाँ n फैक्टर 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे जिससे आप आसानी से एक समझ बना सकते हैं कि n फैक्टर का मतलब क्या होता है। इसको और नोट करिए, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छा, अभी जैसे जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए उसमें क्या होता था, किसी एक एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा एटम का नहीं हुआ है। जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जैसे मैंने FeS लिखा और ये बदल कर Fe+3 और SO2 में बदल रहा है। अब जरा देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका एन फैक्टर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। पहले +2 आया, सल्फर यहाँ -2 आएगा, +2 से +3 चेंजमेंट हो रहा है, सल्फर यहाँ पे +4 आ रहा है। तो यहाँ आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और यहाँ सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंजमेंट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसका सम निकाल देंगे। ठीक, तो यानी हम इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर ऑफ FeS निकालने का तरीका क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, दोनों का चेंजमेंट ऐड कर देंगे, मतलब जितने भी हो। मान लीजिए यहाँ तो मैंने 2 ही एटम दिखा है, हो सकता है 3-4 एलिमेंट सबका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो आप सबके चेंजमेंट निकाल के बस सम कर देंगे, कुछ नया नहीं। तो अब जरा आयरन का देखो चेंजमेंट कितना है, 1 +2 से +3 1 प्लस सल्फर पे -2 से +4 चेंजमेंट कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 1 एटम है तो 6 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 7। तो अगर आपसे कभी भी इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS के बारे में पूछा जाए तो मॉलिक्यूलर मास बाय 7 इन दिस रिएक्शन, है ना, रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। समझ के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। मान लीजिए मैंने लिखा Fe2S3 और यहाँ मैंने Fe+3 लिखा और SO2 लिखा। अब जरा समझिएगा, यहाँ आप आयनाइज कर सकते हो, 3 इधर तो 2 इधर, तो यहाँ +3 है और ये -2 है। यहाँ पे आयरन +3 है, यहाँ +4 है। अब देखो आयरन का चेंजमेंट तो हुआ ही नहीं, तो चेंज कितना आ रहा है 0, प्लस सल्फर -2 से +4, तो 4 -2 दिस इज गोइंग टू 6, और चेंजमेंट सल्फर कितने हैं 3 एटम, तो 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे एन फैक्टर टोटल का कितना आ गया 18। यानी इक्विवेलेंट मास अगर आप Fe2S3 का लिखते तो कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास बाई 18। कैसे आया वो आपको पता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये अगेन IIT का आया वो क्वेश्चन है, FeS2 Fe+3 + SO2, ये JEE में पूछा वो क्वेश्चन है, पहले आया है। अच्छा, यहाँ देखो 2 इधर आएगा तो 1 इधर आएगा, है ना। अच्छा, ये ध्यान रखिए दोनों सल्फर मिला के इस तरह से दिखा रहे हैं, है ना। तो +2 से +3 चेंजमेंट 1 आ गया, -1 से +4 चेंजमेंट कितना आएगा 5, ध्यान रहे -1 से 4, 4 माइनस -1 से, और यहाँ 2 सल्फर एटम है तो इंटू 2, तो 1 + 10 = 11। तो दिस इज द एन फैक्टर ऑफ FeS2। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 11। तो दिस इज द वे। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा FeC2O4 और ये Fe+3 एंड CO2 में बदल जाता है, तो दिस इज द फेरस ऑक्सलेट। ये क्या है फेरस ऑक्सलेट, Fe+2 C2O4 -2, ये ऑक्सलेट है, फेरस ऑक्सलेट। अच्छा, यहाँ आयरन +2 में है और यहाँ कार्बन तो +3 में ही होगा ना, जैसे ऑक्सलेट लिखा था ऐसे, यहाँ +3 है और यहाँ +4, तो चेंज इन आयरन कितना हुआ 1, आयरन का एक ही एटम है। कार्बन यहाँ +3 से +4 हो रहा है, चेंजमेंट कितना है 1, बट यहाँ कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया।
तो यहाँ से आ गया टोटल कितना आ गया 3। तो दिस इज द एन फैक्टर ऑफ FeC2O4, कितना हो गया 3। तो आप कभी भी इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाई 3 कर देंगे, ठीक है। ऐसे एक अगला क्वेश्चन इसी पे और लिख देते हैं। अगर लिखा जाता है Fe2C2O4 होल थ्राइस, इट गिव्स Fe+3 एंड CO2। अब जरा देखो इसमें, यहाँ फेरिक ऑक्सलेट है, ये Fe+3 था और C2O4 -2 था, तो यहाँ आयरन +3 है और कार्बन तो अभी उसी तरह से +3 होगा, तो आयरन का चेंजमेंट कितना है 0। बट अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सलेट +3 से +4, तो चेंजमेंट 1 है, बट यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ और 3 इधर, कितना हो गया 6, तो टोटल 6 आ गया और ये इसका एन फैक्टर आ गया। यानी इक्विवेलेंट मास अगर आप Fe2C2O4 होल थ्राइस का लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाई 6, यहाँ से ऐसा आ गया, ठीक है। तो ऐसे सब बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको आने चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। तो जहां भी जिस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर चेंजमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने अमोनियम सल्फेट लिखा और यहाँ ये N2 बदल गया, तो इसमें कैसे निकालोगे? अब देखो कई बार क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे अमोनियम की बात करें, अमोनियम आयन है ये और ये सल्फेट है। अच्छा सल्फर पे तो +6 ऑलरेडी है, तो ये तो मैक्सिमम में है, तो ये तो कहीं ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये तो ऐसे ही बना रहेगा सल्फेट में, है ना। तो यहाँ पे तो चेंजमेंट कुछ है नहीं, 0 है। बट यहाँ अमोनियम आयन है जो कि -3 होगा नाइट्रोजन, और यहाँ क्या है 0, चेंजमेंट कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ चूंकि ट्वाइस है तो यहाँ पे 2 यानी 6, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे आप 6 लिखोगे। ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता फर्दर, और एलिमेंट जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो नीचे रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती, हालांकि रिएक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है सब। अच्छा चलिए इस पे और एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा Fe, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, Cn का होल ट्वाइस, और ये Fe+3 और CO2 और यहाँ NO2 माइनस में बदल जाता है। ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे। अब जैसे इसमें पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये +2 में है, तो आयरन +2 में है ये, और साइनाइड ये ऐसा होगा। तो साइनाइड के अंदर कार्बन का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन निकालने के लिए क्या करोगे, -3 इधर तो +3 इधर, तो अल्टीमेटली इस पे चार्ज कितना आ गया नेट +3 -1 कितना हो गया +2। नाइट्रोजन पे कितना है -3 और आयरन कितना है +2। तो पहले आप इन सबके चार्जेस निकाल लेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +3 है। आयरन का चेंजमेंट 1 है ना, +2 कार्बन का +2 से +4 चेंजमेंट 2 आया, बट यहाँ ट्वाइस है तो कितना आ जाएगा 2 × 2 4 आ गया, प्लस -3 से +3 यानी 6 और इनटू में ट्वाइस, तो यहाँ कितना आ गया 12, तो 12 + 4 दिस इज 21। तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जो शुरुआत में आपने कंपाउंड ले रखा है उनके ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकाल रहे हैं, हर एक के अलग अलग, तो हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, है ना। चलिए इसके आगे 1-2 एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने FeCN का होल थ्राइस लिखा होता और देन Fe+3 है, CO2 है और NO2 माइनस है। अब देखो अगेन फिर यहाँ पे वही फेरिक है, तो आयरन +3 है, और साइनाइड तो वैसे ही यहाँ पे कार्बन पे +2 होगा और -3 होगा नाइट्रोजन, ये सब ध्यान रखना है। +3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है, तो आयरन का चेंजमेंट 0 प्लस माइनस +2 से +4 चेंजमेंट 2, बट यहाँ थ्राइस है तो 2 × 3 प्लस -3 से +3 चेंजमेंट 6 × 3, तो दिस इज 6 + 18, तो टोटल कितना आ गया 24। तो ये इसका एन फैक्टर आ गया, समझ में आ रहा। चलिए इसके बाद एक और केस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे FeCN का होल 6 -4,
और इसको आप Fe प्लस 3 बदल लें, यहाँ CO2 बदल लें और यहाँ पे नाइट्रेट में बदल लें। तो इसमें देखो कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ आयरन का कितना आ जाएगा +2, साइनाइड उसी तरह से +2 और नाइट्रोजन -3 में रहेगा। आयरन +2 से +3 चेंजमेंट 1 प्लस +2 से +4 +5 है यहाँ, है ना। तो +2 से +4 में चेंजमेंट 2 आया और 2 × 6 तो 12 हो गया, प्लस -3 से +5 कितना 8 और 8 × 6 तो कितना आ गया 48। ये 48 12 + 1 कितना आ गया 48 12 61। दिस इज द एन फैक्टर। देखो इतना बड़ा बड़ा एन फैक्टर आता है। तो कई बार आप डर से जाते हो, सोचते हो इतना बड़ा नहीं आएगा तो थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये बिना मतलब का कॉन्सेप्ट मत अप्लाई करिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अब हम लोग एक और क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, FeSCN का होल ट्वाइस और यहाँ फेरस से फेरिक, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन प्लस नाइट्रेट आयन, मैंने सबके ऑक्सीडेशन बदल दिए। तो थोड़ा सा हमको इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो SCN, इसीलिए मैंने शुरुआत के बॉन्डिंग वगैरह स्ट्रक्चर की बात की है। इसमें से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो -1 + 1, इसको ब्रेक करोगे तो -3 और +3। तो यहाँ सल्फर किस में आ गया -2 ओवरऑल, कार्बन किस में आ गया +4, नाइट्रोजन किस में आ गया -3, आयरन तो +2 है ही। तो आयरन +2 है, सल्फर -2 है, कार्बन पे +4 है, नाइट्रोजन पे -3, सबके निकाल लिए। अब यहाँ +3 है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 होगा कार्बन और यहाँ +5, ठीक है। अब देखो आयरन का चेंजमेंट कितना है +2 से +3 1 प्लस सल्फर -2 से कहाँ गया +6, चेंजमेंट कितना होगा 8 और वो ट्वाइस है तो 8 × 2, समझ रहे हैं ना। -2 से +6 है 8 और × 2। कार्बन पे चेंज 0 है, +4 से +0 आ गया। नाइट्रोजन पे -3 से +5 चेंजमेंट 8 और × 2 तो यहाँ भी 8 × 2 आ जाएगा। तो ये 16, यहाँ 16 और ये 1, कितना आ गया टोटल, है ना। तो 16 × 32 और +1 तो 33। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब अलग स्टैंडर्ड के। अगर आपको ये सब आते हैं तो इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, ठीक। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अगर आप एन फैक्टर की बात कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, सब के अंदर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रखना है और उसके बेसिस पे आप किसी का भी एन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक रेडॉक्स में आप समझ बना पाए होंगे पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, आयंस हो, और जो रेडॉक्स रिएक्शन है इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो इन सब में कैसे एन फैक्टर निकाला जा सकता है वो आप जान सकते हो। अच्छा, एन फैक्टर का सीधा मतलब हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्यों निकाल रहे हैं उसका आगे हम लोग यूज करेंगे टाइट्रेशन में। एक और छोटा सा टॉपिक आपका रह जाता है जिसको हम लोग बात कर लेते हैं और वो है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन इन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए Br2 BrO3- प्लस Br-। अब आपसे पूछा जाए इसका एन फैक्टर निकालिए। तो देखो हम एन फैक्टर तो निकालते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि वो किसकी तरह काम कर रहा है। तो Br2 डिस्प्रपोर्शनेशन जितने भी रिएक्शंस होंगे वहां पे कोई एक सब्सटेंस दो तरीके के रोल प्ले करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो दोनों से अगर करेगा तो आप दोनों तरीके से पहले उसके एन फैक्टर को निकालेंगे। तो देखते हैं जरा कैसे। तो अगर आप इसको यहां से देखते हो तो ये रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहां पर ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होगा। और अगर आप इसको यहां से रिलेट करते हो तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो आप दोनों तरीके से इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग
काम करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इक्विवेलेंट मास इसके लिए निकालेंगे। तो एन फैक्टर 0 से किस में गया, -1, चेंजमेंट कितना है 1, और यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 लिखेंगे। ये एक इक्वेशन आप बना लो। फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 निकालो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अब देखो चेंजमेंट यहाँ से यहाँ देखोगे तो +5 है यहाँ पे, तो चेंजमेंट 0 से 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। अब आप दोनों को ऐड कर दोगे, तो जो इक्विवेलेंट मास फाइनल होगा Br2 का, वो इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों तरीके लिखोगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 इज इक्वल टू m/2 प्लस m/10, मतलब दोनों को ऐड कर देना है बस। 1/2 प्लस 1/10, 10 तो 5 प्लस 1 m, तो ये 6 m/10 या m/5/3। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो एन फैक्टर कितना आ गया 5/3। तो ये तरीका है, सिंपल सा तरीका, कुछ नया नहीं करना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चूंकि सब्सटेंस दो तरीके से बिहेव करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो आप दोनों तरीके से पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, और फिर वो फाइनल इक्विवेलेंट मास क्या होगा, दोनों का सम, और सम करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से एन फैक्टर आ जाएगा। ठीक, तो ये आप आसानी से लिख लो पहले, फिर मैं एक और एग्जाम्पल इसका डिस्कस करूंगा। चलिए, तो अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया S-2 से S प्लस S2O3 -2। ठीक, तो यहाँ -2 से 0 आया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया, चलो इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो अब मैं एक एग्जांपल ले दूं। मान लीजिए सल्फर से मैंने S-2 लिखा प्लस S2O3 -2 लिखा, और अब आपको इसका एन फैक्टर निकालना है। तो देखिए रहा 0 से -2 गया, तो ये रिडक्शन हो गया, और जब आप इससे यहाँ पे ले जा रहे हैं तो +2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। तो पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो एक बार आप इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर निकालेंगे किसके बेसिस से, मॉलिक्यूलर मास बाई एक्सचेंजमेंट 2, ऐसे निकाल लेंगे। और एक बार इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर निकालेंगे कैसे, m/, 0 से कितना आया +2, चेंजमेंट कितना है 2 आ गया, तो आप m/2 लिख सकते हैं। दोनों से आ गया, क्यों भाई, 0 से -2, 0 से +2, तो यहाँ पे आप दिखा रहे। तो फाइनल आप इक्विवेलेंट मास अगर आप देखेंगे तो दोनों का m/2 प्लस m/2 कितना आ जाएगा m/1। तो सिंपल से इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से एक और मैं लिख रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने लिखा Br2 से एक बार Br माइनस प्लस BrO माइनस, तो यहाँ पर 0 से -1 है, तो इसका चेंजमेंट कितना आएगा, चेंजमेंट 1, और ये 2 है, तो m/2 लिख देंगे एक बार इस केस में। और एक बार इस केस को यहाँ डिस्कस करेंगे तो 0 से +1 है, तो यहाँ भी चेंजमेंट 1 है, तो यहाँ भी m/2 आ जाएगा। तो फाइनल कैसे निकालेंगे, m/2 प्लस m/2, तो दिस इज m/1, यहाँ भी एन फैक्टर कितना आ गया 1। तो ये सिंपल सा तरीके है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, S3PO4 प्लस फॉस्फीन। तो यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ -3 है। तो एक बार जब आप इसको लिखेंगे तो चेंजमेंट कितना है 3, 2, m/2 आ जाएगा। और एक बार +3 से -3 चेंजमेंट कितना आएगा 6, तो m/6 लिख दो। तो यहाँ से m ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/6, तो यहाँ 6, ये 3 प्लस 1, तो m यानी 4m/6 आ गया। तो यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ये भी पार्ट है, कम यूज होता है बट आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और छोटा सा केस मैं यहाँ पे समझा दूं आपको, जैसे कई बार, हालांकि अभी इस पे बात नहीं करेंगे, बाद में जब रिएक्शंस वगैरह आने लगेंगे आपको तब उसका यूज होता है। जैसे कई बार कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कोई सब्सटेंस एक एसिड की तरह भी काम कर रहा होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा होगा, तो ऐसे केस में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि एसिड का एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? एसिड का एन फैक्टर निकालने का तरीका है कि H+ आयन कितने निकाले जाएं, और रिड्यूसिंग एजेंट का तरीका है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए वैसे केस में हम एन फैक्टर निकालते समय डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, इन सब मेथड से यूज नहीं करते। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो शायद समझने के लिए मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ। जैसे K2Cr2O7 HCl से अगर रिएक्ट करता है तो KCl, CrCl3, Cl2 एंड वाटर, ये ऐसे बनता है। अब एक बात जरा समझिएगा, यहाँ पे HCl जो है वहां पे H+ है, -1 है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर अगर आप इसको रिलेट करते हो तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो एक ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ यानी HCl के यहाँ दो बिहेवियर है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और साथ साथ ये एक एसिड की तरह भी होता है। तो अगर दो तरीके के बिहेवियर है, जहाँ पे एसिड का एन फैक्टर निकालने का मेथड अलग है और जो HCl रिड्यूसिंग एजेंट है उसका फैक्टर तरीका अलग है, या इसी तरह का एक और रिएक्शन है KMnO4 and HCl, it gives MnCl2, KCl, क्लोरीन एंड वाटर। इसमें भी सेम एपिसोड होता है, यहाँ भी HCl के दो बिहेवियर हैं, एक एज ए एसिड होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऐसे केसेस में हम इनके एन फैक्टर निकालने के लिए रूल, ऐसा कोई एक तरीका नहीं है। तो अभी मैं जब आगे का अगला लेक्चर बताऊंगा तो वहां पे ये बात डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरी तरह से एन फैक्टर को सीखा है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को ड्राइव करने के लिए। आगे का पूरा पोर्शन इन टॉपिक्स पे डिपेंड करता है। जितना आप एन फैक्टर अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, बाकी बचा हुआ सेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, केवल एक न्यूमेरिकल पार्ट रह जाएगा, बट कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से ही समझ में आएगा। एन फैक्टर्स आपको हर केस में आने चाहिए।